हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। अभी आप में से बहुत सारे लोग किसी एग्ज़ाम की, लाइक गेट एग्ज़ाम की या ईएससी एग्ज़ाम की, इसरो एग्ज़ाम की या बार्क एग्ज़ाम की या मे बी एसएससी जे एग्ज़ाम की या रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे लेकिन अभी तक सक्सीड नहीं हो पाए होंगे। ठीक है। किसी भी एग्जाम में सक्सीड होने के लिए जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, उसमें उस एग्जाम का जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं। एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द सिलेबस में, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन उस एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपके कितने स्ट्रांग है, इससे मेरा मतलब क्या है ना, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, उस कॉन्सेप्ट में आप स्ट्रांग तभी कहे जाएंगे अगर उस कॉन्सेप्ट का यूज करके कोई नया कॉन्सेप्ट अगर आप सीख रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट का वहां पे यूज आया और आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उस चीज को अच्छे से समझ लिए। तो पहला, उस कॉन्सेप्ट का आप यूज कर पाए। दूसरा, अगर आप कॉन्सेप्ट का यूज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को, अपनी न्यूमेरिकल सॉल्विंग को इजी बना पा रहे हैं, तब आप कहा जाएगा कि आप उस कॉन्सेप्ट में अच्छे हो, वो आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया है। लेकिन मैक्सिमम लोग यहां पे लैग करते हैं। दैट्स वाई एग्जाम में सक्सीड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आगे मैं 5 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आपकी जो मेहनत है उसको सक्सेस में बदलने में ये बहुत आपको हेल्प करेगा। अगर आप 70-80% ऑफ द सिलेबस में अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पहली तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे, रीड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं तो वहां से अच्छे से पढ़िए कॉन्सेप्ट्स को, या अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर या थ्रू ऑफलाइन, तो वहां पे भी आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपरली पढ़ना है। जब टीचर सिखा रहा है तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है। ये आप में से मैक्सिमम लोग करते हैं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात आप करोगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपरली नोट डाउन करके अपने नोटबुक में रखिए। ठीक है। अपने नोट्स खुद बनाना भी जरूरी है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करिए। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं या इवन जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाता ही है, तो आप अपनी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करके रखिए। और ये आप में से मैक्सिमम लोग आई थिंक करते ही करते हैं। तो ये 2 पॉइंट तो आप सब लोग करते हो, तो आप लैग कहां कर जाते हो, कहां पे आप पीछे रह जाते हो। तो अगले जो 3 पॉइंट्स हैं, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं पे आप लैग करते हो, शायद इसीलिए उतना अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाते हो। कॉन्सेप्ट बिल्डअप का मतलब जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट की डिफिनेशन बताई कि वो बिल्डअप हुआ है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट आपका बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो थर्ड पॉइंट है, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस अच्छे से करनी आपको बहुत जरूरी है। मैथमेटिकल एनालिसिस से क्या मतलब है मेरा, कि जो उसका डेरिवेशन है ना, उसमें मैथमेटिकल स्टेप्स बहुत सारे इन्वॉल्व हुए होंगे। मैथमेटिक्स के बिना आप साइंस पढ़ ही नहीं सकते, इंजीनियरिंग पढ़ ही नहीं सकते, है ना। उन स्टेप्स की मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बहुत प्रॉपर एनालिसिस करने की जरूरत है कि ये स्टेप यहां से कैसे आया, ये अगला स्टेप यहां से कैसे आया, ये अगला स्टेप, उसको समझते हुए आपके दिमाग में पिक्चर बनानी है। तब जाके इंड रिजल्ट को याद रखना है। क्योंकि कई आप में से लोग क्या करते हैं, इंड रिजल्ट को याद रखते हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी, मतलब जो डेरिवेशन है, कैसे वो आया, कैसे वो चीज फाइनली आई, किन किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो आई, वो चीज को आप ध्यान नहीं रखते और यहीं से आपको एग्जाम में ट्रिक कर लिया जाता है, यहीं आपको फंसा लिया जाता है एग्जाम में मेनली, है ना। तो उस चीज को, प्रोसेस को ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले रिलेट कर पाएंगे इसको ज्यादा बेटर वे में, कि जैसे आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ते हो, तो अगर लोड वेरिएबल है तो जब लोड की वैल्यू आपके सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है सोर्स से लोड की तरफ। लेकिन यहीं कहीं सोर्स वेरिएबल हो जाए तो सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए सोर्स रेजिस्टेंस हैज टू बी 0। तो आपको ये सब छोटे छोटे पॉइंट मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि जितने लोग टॉप करते हैं ना, जितने लोग अच्छा करते हैं, उनको पीछे का प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर होता है। इसीलिए जब उनको क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश होती है तो वो नहीं फंसते, वो जज कर लेते हैं चीजों को, क्योंकि उन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस बड़े अच्छे से कर रखी है पूरे प्रोसेस की।
इसलिए मैं बार बार कहता हूं प्रोसेस को ध्यान से रखना है, तब जाके जो की पॉइंट्स हैं, जो इंड रिजल्ट्स हैं, उनको दिमाग में बैठाना है थ्रू प्रीवियस पिक्चर जो आपने पूरी एनालिसिस करी उसके थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप में से बहुत लोग लैग करते हो, इस पे काम करना शुरू कर दो। चौथा पॉइंट आता है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहां पे भी बहुत सारे लोग लैग करते हैं। कैसे लैग करते हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप पहले क्या करना है, आपको सॉल्व एग्जांपल जो बुक आप फॉलो कर रहे हो उसके लगाने हैं, या अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो जो वीडियो लेक्चर में जब आपने लेक्चर फॉलो किया होगा, जो सॉल्व एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट के लिए कराए होंगे आपके टीचर ने, उन क्वेश्चन को दोबारा से आपको करना है। अब करना कैसे, यहीं पे आप तो लैग करते हो, तभी तो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता है। क्या करना है, क्वेश्चन जैसे मैंने क्वेश्चन आपने पढ़ा, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना आपकी कॉपी में लिखा है चाहे टीचर ने कराया, उस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट जो आपने सीख लिया उसको अप्लाई करके लगाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं लगता है तो कॉन्सेप्ट को रिविजिट करना, ना कि सॉल्यूशन को, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत इंपेशेंट होते हो, तुरंत सॉल्यूशन पे जंप करते हो। अब यहां जब क्योंकि जो इनिशियल फेज है ना, स्टार्टिंग का फेज है किसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का, वही सबसे टफ पोर्शन होता है, और यहीं पे आप जल्दी कर जाते हो, इसीलिए अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाते हो। तो आप सॉल्यूशन पे जैसे जंप करते हो, सॉल्यूशन मैं लिख के आपको दे रहा हूं, 99.99% केसेस में आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है। आप लैग क्या करते हो, जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इस स्टेप के बाद ये आ गया, अच्छा इस स्टेप के बाद आपको एकदम समझ में आ जाएगा। 99.9% केसेस में आप लैग कहां कर रहे थे, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अगले स्टेप पहुंचने में आप लैग कर रहे थे, वही जब लिखा हुआ मिला तो आपको समझ में आ गया। यही तो लर्निंग आपको करनी, आपका दिमाग वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना चाहिए। और अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन पे कूदने लगे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर ही नहीं पाओगे, और कॉन्सेप्ट अप्लाई करके नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाना सीख ही नहीं पाओगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट को रिविजिट करो, फिर से देखो क्या क्या है, फिर से कोशिश करो। जब एग्जॉस्ट हो जाओ तब जाके सॉल्यूशन को रिविजिट करना है। अब तब जब सॉल्यूशन को रिविजिट करोगे ना, तो क्या लैग कर रहे थे, वो तुमने इतनी बार कॉन्सेप्ट को रिविजिट किया तो आप कुछ तो मिस कर रहे होगे, जो मिस कर रहे हो वो चीज एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। अच्छा ये मिस कर रहा था, उस पॉइंट को फिर नोट डाउन कर, इस कॉन्सेप्ट में यहां लैग किया, इसको हाईलाइट कर देना है, ताकि ये एकदम दिमाग में रिवीजन के वक्त तो आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये लर्निंग एटीट्यूड नहीं खोलना। स्टार्टिंग में ज्यादा दिक्कतें होंगी, मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में, तो इसको जूझना है। जब 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन कर लोगे, फिर इफिशियंट होने लगोगे उस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि अब आपने उस कॉन्सेप्ट के डिफरेंट एप्लीकेशन करके डिफरेंट स्टेप्स लिखना सीख गए हो। वो आपको अपने दिमाग से बिल्ड करना है, ना कि सॉल्यूशन देख के। ये मत करना, गलती बहुत लोग करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन सफिशिएंटली लगाने हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तब उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को आप वाइडन करते हो, उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट डायरेक्शन में ज्यादा अच्छे से सीख पाते हो। इसलिए न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने जरूरी हैं, अच्छे खासे नंबर में, ठीक है ना। अब इतना सब कुछ तो कर लेते हो यार। अभी नेटवर्क बहुत लोग फरवरी मार्च में पढ़ना शुरू करेंगे, जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे होंगे, इवन जो रिपीटर्स होंगे वो भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं सुनता हूं फरवरी में आपने पढ़ लिया, सब्जेक्ट एकदम फ्रेश थी, एकदम मस्त थी। अब 5वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट बता दिए है ना, लास्ट पॉइंट ये है। तो अगस्त में सर नेटवर्क पढ़ाता था, उस समय तो बड़ा मस्त था, एकदम लगा रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा भूलने लगे हैं, अभी इतने एफिशिएंट नहीं है। तो सब्जेक्ट की जो रिटेनिबिलिटी है, कॉन्सेप्ट सीख लिया उसको रिटेन लॉन्ग टर्म तक करना, ताकि उसके जब डिफरेंट सब्जेक्ट में एप्लीकेशन आए या कभी आपको अचानक से टेस्ट ले लिया जाए तो आप यूज कर पाओ अपना दिमाग, उस सब्जेक्ट को सॉल्व कर पाओ। ये कैसे करना है ना। ये करने के लिए एक ही तरीका बेटा, उसका और कोई रिप्लेसमेंट नहीं, पीरियोडिक रिवीजन। लेकिन पीरियोडिक रिवीजन में एक ट्रिक है जिसमें आप लोग मैक्सिमम लोग लैक करते हो, इसीलिए शायद आप रिटेन नहीं कर पाते हो कॉन्सेप्ट को। ट्रिक क्या है मैं बताता हूं, मैं ये करता था। आपको जो पहला, जैसे सब्जेक्ट मान लो 1 फरवरी को खत्म हुई, तो विद इन 15 डेज पहली सब्जेक्ट जो भी खत्म करी 1 फरवरी को, विद इन 15 डेज मतलब 16 फरवरी को आपको पहला पीरियोडिक रिवीजन करना है। क्योंकि जब आप पहली बार सब्जेक्ट पढ़ते हो एकदम फ्रेश, तो जो उसका भूलने का ग्राफ होता है ना, डिक्लाइनिंग, वो बड़ा तेजी वाला डिक्लाइन ग्राफ होता है।
तो उसको रिटेन करने के लिए थोड़ा जल्दी से रिवीजन करना पड़ेगा। वो तेजी से घट रहा है ना, तुरंत कैचअप करना पड़ेगा जल्दी से, तो रिवीजन थोड़ा सा जल्दी प्लान करना पड़ेगा। पहला रिवीजन कर लोगे तो अब रिटेनेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी थोड़ा सा, तो अगला रिवीजन फिर 30 दिन पे रख सकते हो, 35 दिन पे रख सकते हो, 40, क्योंकि आपने एक रिवीजन करके उस चीजों को रिफ्रेश कर लिया। अब जो डिक्लाइनिंग ग्राफ है थोड़ा सा कम स्लोप, मतलब अब थोड़ा कम स्लोप वाला हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, है ना। तो और यही हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है। पहला सब्जेक्ट का 15 दिन में रिवीजन कर लिया, तब तक दूसरा सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे थे बीच में ना, उसका जब खत्म होगा तो उसका पहला रिवीजन 15 दिन के अंदर प्लान कर लेना है। हाँ, इस वाले का जो पहला कर लिया था उसका 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन पे अगला, ताकि जब अगस्त सितंबर तक 5, 6, 7 सब्जेक्ट पढ़ लिए हो तो उसमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट 1 से 2 बार रिवाइज कर पाए, और ये अपने टाइम मैनेजमेंट में मैनेज करना चाहोगे, इजिली मैनेजेबल है। और ये टाइम मैनेजमेंट अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि पीरियोडिक रिवीजन को कैसे, टाइम मैनेजमेंट उसका कैसे मैनेज करना है ना, प्रीवियस सब्जेक्ट का रिवीजन अगले सब्जेक्ट के साथ कैसे मैनेज करना, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा जल्दी, ठीक है ना। आप में से बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो स्टार्टिंग में रिवीजन्स ज्यादा जल्दी करने, फिर थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। तो इससे, क्योंकि जैसे मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, आपको लगता है सिग्नल, डिजिटल या एनालॉग, मैं कितनी बार उसको पढ़ा हूं और पढ़ाते पढ़ाते कितनी बार मेरा रिवीजन हो गया, इसलिए मेरे मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट रिटेन है। इसका और कोई तरीका नहीं, चाहे कोई प्रोफेसर चाहे कोई भी हो, सब उसी कॉन्सेप्ट को बार बार, जब बार बार रिवाइज करके डिफरेंट क्वेश्चन, और रिवीजन के वक्त क्वेश्चन लगाना जरूरी है ना कि केवल थियरी पढ़ना। आप में से कई लोग समझते हो बस शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया रिवीजन, उस समय क्वेश्चन करना जरूरी है कि आप कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, यही तो चेक करना है, यही तो लैग करते हो ना, तो ये करना है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट अगर आपने प्रॉपर वे में, जहां जहां आप लैग कर, जो लोग ऑलरेडी रिपीटर हैं, इन पॉइंट्स में से किसी न किसी पॉइंट में आप बेटर लैग जरूर कर रहे होगे, ध्यान रखना है ना, ध्यान से सोचना और इसको इंप्रूव करने की कोशिश करना। और जो फ्रेशर हैं, आप एकदम इसको एक मंत्र बना लो, इसको फॉलो करना, हर सब्जेक्ट में यही चीज करना है। थोड़ा सा स्ट्रेस तो देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कर लोगे तो बेहतरीन तरीके से मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में मास्टर होगे, और फिर आपके एग्जाम में सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी, आप सक्सीड होगे, ठीक है ना। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप अपने दोस्तों से, जो भी आपके कलीग्स हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, जेनिक को लाइक कर सकते हैं, और इस तरह के वीडियोस, जो गाइडेंस वीडियोस हैं और इवन जो टेक्निकल सब्जेक्ट के वीडियो, वो भी हमारे चैनल पे आते रहेंगे। मैं भी लाऊंगा, डिफरेंट फैकल्टीज हैं वो ला ही रही हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए जेनिक को। थैंक यू सो मच।